8 जून 2022 को कर्नाटक के मैसूर से करीबन 35 किलोमीटर दूर मांड्या नाम की एक जगह है। इसी मांड्या में एक गांव है जिसका नाम केबेटनहल्ली है। 8 जून 2022 की बात है। गांव का एक व्यक्ति गांव के पास बहने वाली नहर के पास से गुजर रहा था, क्योंकि उस समय उस नहर में पानी उतरा हुआ था। तभी उसकी नज़र नहर में तैरती हुई किसी चीज पर पड़ी। उस आदमी को उस चीज में दिलचस्पी हुई और वह उसे जाकर देखने लगा। जब उसने नहर में तैरती हुई उस चीज को देखा तो उसने देखा नहर में पड़ी चीज कोई और नहीं बल्कि एक इंसान की लाश है, और उस लाश का ऊपरी हिस्सा यानी कमर से ऊपर का हिस्सा गायब है। और उस आदमी की अधकटी लाश को देखकर हालत खराब हो गई और वो वहां से चिल्लाते हुए भाग गया। इसके बाद इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस पूरे दल के साथ केबेटनहल्ली में नहर के पास पहुंची। इसके बाद उस बॉडी को निकाला गया। ये बॉडी किसी महिला की थी। हालांकि उस समय बॉडी की पहचान नहीं हो पाई थी, क्योंकि कमर से ऊपर का पूरा हिस्सा गायब था। जिसने भी उस बॉडी की ये हालत की थी वो इसलिए ही की गई थी ताकि इस लाश की पहचान न हो सके। इसके बाद पुलिस उस नहर में ऊपरी हिस्से को भी ढूंढने में लग जाती है। अभी पुलिस खोजबीन कर ही रही थी कि तभी अचानक 8 जून को ही यानी नहर वाली लाश मिलने के कुछ ही घंटों बाद केबेटनहल्ली गांव से 25 किलोमीटर दूर अरकेरी गांव के पास दूसरी लाश मिलने की सूचना मिली। सूचना के मुताबिक अरकेरी गांव के लोगों को भी एक दूसरी सीरियस नाम की नहर में अधकटी लाश तैरती हुई दिखी थी, यानी उस लाश का भी आधा हिस्सा गायब था। पुलिस को लगा था कि अब इस लाश का पूरा हिस्सा मिल चुका है, इसलिए तुरंत पुलिस 25 किलोमीटर दूर अरकेरी गांव में पहुंची। लेकिन जब नहर से लाश निकाली गई तो उसने पुलिस की परेशानियों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। जिस लाश को पुलिस केबेटनहल्ली में मिली लाश का अधकटा हिस्सा समझ रही थी, दरअसल वो तो एक दूसरी लाश निकल गई थी। लेकिन सीरियस नहर में पाई गई लाश भी एक महिला की थी और ये भी आधी ही थी, यानी इसका कमर से पैर तक का हिस्सा तो था लेकिन कमर से ऊपर का हिस्सा कोई नहीं था। इससे पुलिस के सामने एक बात तो साफ हो गई थी कि इन दोनों महिलाओं की हत्या किसी एक आदमी ने ही की है, और जिसने भी ये हत्याएं की थी वो बहुत शातिर था। कि उन लाशों में पुलिस को कुछ सिमिलैरिटीज दिखी थी। पहली तो ये कि उन दोनों लाशों का कमर से ऊपर का हिस्सा गायब था। दूसरा ये कि उन दोनों लाशों को 25 किलोमीटर के एरिया में 2 अलग अलग नहरों में फेंका गया था। और तीसरा, वो दोनों लाशें महिलाओं की ही थी। पुलिस को लग रहा था कि इन दोनों लाशों में कुछ तो कनेक्शन जरूर है और इनके पीछे किसी एक ही इंसान का हाथ हो सकता है। हालांकि पुलिस ने दोनों लाशों के ऊपरी हिस्सों को खूब ढूंढा लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला, इसलिए बिना चेहरे के उन लाशों की पहचान भी नहीं की जा सकी। और पहचान न हो पाने के कारण ये केस ऐसे ही पड़ा रहा। और इस केस में कोई प्रोग्रेस ना होने पर पुलिस ने इस केस की जांच दूसरे एंगल से शुरू कर दी। कर्नाटक पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए अपने बेहतरीन 45 ऑफिसर्स के साथ 9 टीमें बनाई। केस में सुराग जुटाने के लिए 2 टेक्निकल टीमों का भी गठन किया गया। इन टीमों का काम था कि पूरे राज्य में 25 से 35 साल की महिलाओं की गुमशुदगी की रिपोर्ट देखना और उनकी जांच पड़ताल करना। ऐसा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह कहा गया था कि इन दोनों महिलाओं की उम्र 25 से लेकर 35 साल के बीच में थी। इसी के आधार पर लापता महिलाओं के आंकड़े इकट्ठा किए गए और आंकड़े बता रहे थे कि कर्नाटक में 1116 महिलाएं लापता थी। पुलिस ने उन 1116 महिलाओं में से उन महिलाओं को छांटा जिनकी डिटेल्स उन दोनों लाशों से मैच हो रही थी। हालांकि पुलिस ने 10,000 पर्चे छापकर उन कटी लाशों के बारे में पता लगाने की कोशिश भी की थी, लेकिन फिर भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी। इसी तरह जांच करते करते हफ्ते बीते और फिर 2 महीने बीत गए, लेकिन पुलिस को इस केस में कोई भी सफलता नहीं मिली। हालांकि पुलिस अपना काम बड़ी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ कर रही थी। और 2 महीने बीत जाने के बाद मांड्या से करीब 77 किलोमीटर दूर चामराजनगर शहर से लापता हुई गीता उफ कुट्टई नाम की लड़की के बारे में पता लगाना शुरू किया। वो गीता के घर गए और गीता के बारे में उन्होंने परिवार वालों से कुछ सवाल किए। इसके बाद पुलिस ने गीता के घर वालों को उसकी फोटो दिखाने के लिए कहा और वो फिर उन पुरानी तस्वीरों को देखने लगे। काफी तस्वीरें देखने के बाद सब इंस्पेक्टर को उन तस्वीरों में कुछ ऐसा दिखाई दिया तो इस केस की गुत्थी को सुलझाने में बहुत अहम साबित हुआ। दरअसल उस फोटो में जो गीता ने कपड़े पहने हुए थे, सेम उसी तरह के कपड़े और उसी कलर के कपड़े क्राइम सीन पर पुलिस को मिले थे। और अब इतना तो कंफर्म हो गया था कि दोनों लाशों में से एक लाश चामराजनगर की रहने वाली गीता की थी। आखिरकार पुलिस के हाथों हत्याओं का एक सिरा तो लग गया था और अब पुलिस को उस हत्यारे तक पहुंचने का एक रास्ता भी मिल गया था। पुलिस ने गीता के घर वालों से गीता का मोबाइल नंबर ले लिया। इसके बाद पुलिस ने पता लगाया कि घटना वाले दिन गीता ने किस किस से फ़ोन पर बात की थी और उस दिन गीता की लोकेशन कहाँ पर थी। पुलिस को लोकेशन ट्रेस करने पर पता चला कि गीता की आखिरी लोकेशन मांड्या ही थी।
साथ ही पुलिस को उसकी कॉल डिटेल्स में एक ऐसा नंबर मिला जो पुलिस को संदिग्ध लग रहा था, क्योंकि उस नंबर से गीता के नंबर पर कई बार बातचीत हुई थी और वो नंबर 35 साल के टी सिंह रिंगप्पा नाम के आदमी का था। और जब उससे गीता के बारे में पूछा गया तो उसने गीता को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने लिंगप्पा को उसकी कॉल डिटेल्स गीता के साथ दिखाई जो ये साबित कर रही थी कि लिंगप्पा और गीता के बीच काफी बातचीत, तो तब जाकर सिद्ध लिंगप्पा पुलिस के सामने टूट जाता है और वो स्वीकार कर लेता है कि उसने ही गीता को मारकर उसके निचले हिस्से को काटकर नहर में फेंका था। और जब पुलिस ने लिंगप्पा से इसकी वजह पूछी कि लिंगप्पा ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर पुलिस भी काम गई और पुलिस ने लिंगप्पा की ये कहानी सुनने के बाद एक और महिला को गिरफ्तार किया था और उस महिला का नाम चंद्रकला था। दरअसल चंद्रकला देह व्यापार के रूप में काम करती थी और गीता की हत्या से कुछ सालों पहले ही लिंगप्पा की मुलाकात चंद्रकला से हुई थी। फिर उन दोनों में मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा और इस तरह लिंगप्पा और चंद्रकला को एक दूसरे से प्यार हो गया। जब ये दोनों एक दूसरे से बहुत करीब आ गए तो चंद्रकला ने लिंगप्पा को अपनी आप बीती सुनाई कि किस तरह कुछ लोगों ने उसे इस धंधे में धकेला था और इसके लिए उसे कैसे मजबूर कर दिया गया था, वरना वो भी आज एक साधारण जिंदगी जी रही होती। अपनी प्रेमिका की ये बात सुनकर वो गुस्से से पागल हो गया। चंद्रकला के प्यार में पागल हुए लिंगप्पा ने उस दिन कसम खाई कि जिसने भी चंद्रकला को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया है वह एक एक करके सबको मार डालेगा। लिंगप्पा ने इसके पुलिस को बताया कि उसने चंद्रकला के साथ मिलकर 7 लोगों के नामों की लिस्ट बनाई जिन्होंने चंद्रकला को वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेला था। लिंगप्पा ने पुलिस को बताया कि उसने और चंद्रकला ने मैसूर में एक घर किराए पर लिया। फिर चंद्रकला की मदद से 3 जून 2022 को उन्होंने अपनी शिकार गीता को नौकरी का झांसा दिलाकर मैसूर में किराए वाले कमरे पर बुला लिया। क्योंकि गीता चंद्रकला को पहले से जानती थी इसलिए वो लिंगप्पा और चंद्रकला के झांसे में आ गई। गीता के कमरे पर आ जाने के बाद लिंगप्पा ने मौका देखकर गीता पर हमला किया और उसका गला घोंट दिया। गीता की सांसें रुक जाने के बाद लिंगप्पा और चंद्रकला ने गीता की बॉडी को 2 हिस्सों में बांट दिया ताकि बॉडी के दोनों हिस्से को एक एक कर बाइक पर ले जाकर ठिकाने लगाया जा सके। उन दोनों ने ठीक वैसा ही किया। लिंगप्पा ने बाइक चलाई और पीछे चंद्रकला ने बोरे में लाश के एक हिस्से को रखकर बैठ गई और फिर दोनों लाश के पहले हिस्से को ठिकाने लगाने के लिए निकल गए। इसी तरह दूसरे हिस्से को भी बाइक पर ले जाकर ठिकाने लगा दिया। चंद्रकला और लिंगप्पा ने गीता को मारने के बाद उसके पैसे और गहने भी लूट लिए थे। जब पुलिस ने लिंगप्पा से दूसरी लाश के बारे में पूछा तो लिंगप्पा ने बताया कि दूसरी लाश भी उसी ने नहर में फेंकी थी। उसने बताया कि वो लाश पार्वती नाम की एक महिला की थी और उसका नाम भी उसकी लिस्ट में था। और 30 मई 2022 को चंद्रकला और लिंगप्पा ने गीता की तरह पार्वती को भी नौकरी का झांसा देकर अपने फ्लैट पर बुलाया था और उसका गला घोंटकर उसे ही मार दिया था और फिर उसके भी 2 टुकड़े किए गए। फिर बाइक पर ले जाकर 2 अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया और फिर 8 जून 2022 को 2 अलग अलग नहरों में गीता और पार्वती के निचले हिस्से मिले थे। गीता की लापता होने की रिपोर्ट की वजह से ही इन दोनों लाशों की गति सुलझ पाई थी। इसके बाद इस केस को लेकर पुलिस ने लिंगप्पा का सत्य दिखाना शुरू किया और उससे कड़ाई से पूछताछ की जाने लगी। जब पुलिस उससे लिस्ट के नामों के बारे में पूछने लगी लिंगप्पा ने पुलिस को एक बार फिर से हैरान कर दिया। उसने बताया कि गीता और पार्वती से पहले उसने एक और महिला का कत्ल किया था और वो महिला भी उसकी लिस्ट में थी। उस महिला का नाम कुमुदा था। लिंगप्पा ने उसे मई 2022 में बेंगलोर में मार दिया था और फिर उसके भी टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर फेंक दिया था। कुमुदा लिंगप्पा की पहली शिकार थी। फिर 30 मई को पार्वती उसकी दूसरी शिकार बनी और 3 जून को गीता उसकी तीसरी शिकार बनी। सिद्ध लिंगप्पा ने लिस्ट के 7 लोगों में से 3 को ठिकाने लगा दिया था। इसके बाद लिंगप्पा ने पुलिस को एक और अजीब बात बताई। उसने कहा कि उसने और चंद्रकला ने केवल 7 लोगों की ही लिस्ट बनाई थी, लेकिन मैंने इस लिस्ट में एक और नाम जोड़ दिया था और उस नाम को लेकर उसकी प्रेमिका चंद्रकला भी अनजान थी। पुलिस ने जब उससे पूछा कि वो नाम किसका था जिसके बारे में उसकी प्रेमिका चंद्रकला भी नहीं जानती थी, लिंगप्पा ने बताया कि वो नाम उसकी प्रेमिका चंद्रकला का ही था और उसकी अगली शिकार चंद्रकला ही थी। लिंगप्पा ने पुलिस से कहा कि अगर वो अब तक पकड़ा नहीं गया होता तो अब तक वो चंद्रकला को भी ठिकाने लगा दिया होता। लेकिन पुलिस इतनी हैरान थी कि जिस प्रेमिका के लिए उसने 3 लोगों का कत्ल कर दिया था, इसके अलावा 4 और लोगों को मारने की तैयारी में था, तो ऐसा क्या हो गया था कि वो अपनी उस प्रेमिका को मारने पर भी उतर गया था। इस पर लिंगप्पा ने बताया कि चंद्रकला एक ऐसी गवाह थी जो इसके इस अपराध के बारे में जानती थी और उसे अब ये डर सताने लगा था कि अगर चंद्रकला पकड़ी गई तो पुलिस के सामने वो
लिंगप्पा का नाम बता देगी और वो उसे भी फंसा देगी। इसी वजह से उसने चंद्रकला को भी मारने का मन बना लिया था और पुलिस ने भी इस केस में बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि अगर लिंगप्पा सही समय पर पकड़ा नहीं गया होता तो चंद्रकला के साथ वो और 4 लोगों को भी मार दिया होता। पुलिस ने बहुत मेहनत के बाद एक ऐसे सीरियल किलर को पकड़ा था जो 5 लोगों की जान लेने वाला था, और जिस टीम ने इस केस की जांच की थी उसे 1 लाख रुपए का नगद इनाम भी दिया गया था। हालांकि इस केस में पुलिस की जांच आगे भी चलती रही और लाशों के ऊपर के हिस्से की खोज भी जारी रही, लेकिन लिंगप्पा और चंद्रकला को इस घिनौने गुनाह के कारण जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस घटना का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।